हेलो। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को, है ना? चलिए ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज स्टॉक और फ्लो। बताइए, पहले मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया, आप सभी को दिख रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है वो स्टॉक है या फ्लो है? टाइप कीजिए अपने आंसर्स, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। आपने टाइप कर देना है अपना आंसर। फॉरेक्स रिजर्व, जल्दी टाइप करो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, अभी 2-3 ही आंसर आए मेरे पास। देखिए, अब स्टॉक वी नो दैट व्हेन एनीथिंग इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देन इट इज ए स्टॉक, एंड फ्लो क्या होता है? विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारा जो स्टॉक ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है बेटा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये आज इतना है, कल को इतना हो जाएगा, परसों को इतना हो जाएगा, तो वी स्टार्ट थिंकिंग दैट इट इज ए फ्लो, बट बेसिकली इट कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कि आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 10 दिन पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, आफ्टर 3 months आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल बी दिस, सो वी कैन मेजर दिस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई इट इज क्लियर। याद रखिएगा ये आप। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आपने अभी पूछ लेना है, डोंट टेक इट फॉर फर्दर के बाद में पूछ लेंगे या जब एग्जाम टाइम है तब समझ लेंगे। एंड इट इज काइंड ऑफ ए वेरी इजी थिंग, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हम क्रिएट कर लेते हैं। और वो क्या होता है, चलिए 1 by 1 ही पढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी, अब हमें पहले इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में 2 चीजें मेन होती हैं। वैसे हमने आप नोट्स में देखिए 4 या 5 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन 2 पॉइंट हमें अच्छे से समझने चाहिए। पहला, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जिसे जनरली सभी समझते हैं। जैसे किसी भी कंट्री का मैप देखिएगा तो दैट इज, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री का मैप होता है वो सभी को पता होता है कि भाई कश्मीर से लेके वहां तक और यहां से लेके यहां तक ये सब इंडिया है। दैट इज ज्योग्राफिकल टेरिटरी और ज्योग्राफिकल बाउंड्री।
वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। सेकंड, एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो जिस कंट्री की होती है, अब इसे आप जरा ध्यान से, आपको पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी आप एक बार आप इसे ध्यान से समझें। कोई भी एम्बेसी है इंडिया की, मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडियन एम्बेसी है वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी है, वो अमेरिका में है, वो इंग्लैंड में है, वो कनाडा में है, वो मलेशिया में है, जापान में है, कोरिया में है। वो जो बिल्डिंग है जिसका नाम है इंडियन एम्बेसी, all over the world that Indian embassy will be considered part of India, part of domestic territory of India. वो दुनिया में कहीं पर भी है और ये सभी कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है। वो जो एक एम्बेसी होती है, लेकिन हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करने वाले हैं। जो इंडियन एम्बेसी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी है बेटा, कनाडा में है, अमेरिका में है, जापान में है, मलेशिया में है, कोरिया में है, नाइजीरिया में है। वो जो बिल्डिंग है जिसका नाम है इंडियन एम्बेसी, वो दुनिया में यहाँ से थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है, लेकिन इकोनॉमी के पर्पज से, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग में उसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए हम इजीली कैसे बोल देते हैं इसे कि इंडियन एम्बेसी जो है या जहां की एम्बेसी होती है वहीं की डोमेस्टिक इनकम हो जाती है। जनरली ऐसे हमने इसे क्लास में डिस्कस किया था कि जहां की भी एम्बेसी होती है वहीं की डोमेस्टिक इनकम हो जाती है बेटा। वो क्यों होती है उसका लॉजिक समझिए। जहां की एम्बेसी है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर होकर भी इंडिया उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसीडर होगा, तो उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होंगी। इसीलिए हम सिंपली समझने के लिए बोल देते हैं कि जहां की एम्बेसी है वहीं की डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, रशियन एम्बेसी रशिया की डोमेस्टिक इनकम। वो इनकम हो किसी को भी नहीं है। जनरली देखिए आप, इंडिया की एम्बेसी अगर जापान में है तो वहां 80% एम्प्लॉइज जो है वो जापानीज होंगे, तो इनकम वो हो किसे रही है? जापानीज को हो रही है। लेकिन किस जगह हो रही है? प्लेस। डोमेस्टिक इनकम में हमने प्लेस को कंसीडर करना है। प्लेस है एम्बेसी, एम्बेसी के अंदर डोमेस्टिक इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ये वाला पॉइंट आपने अच्छे से समझना है। बाकी हमने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं इसमें, लाइक एयरक्राफ्ट, शिप्स, वेसल्स, ये भी हमने लिखा होगा। लेकिन ये सेकंड पॉइंट को मैंने स्टार्ट किया है। सेकंड पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है कि जहां की एम्बेसी है वहीं की डोमेस्टिक इनकम है। अगर सपोज कर लीजिए मैं कहूं कि गुजरात में एक फैक्ट्री है और वहां पर मोबाइल फोन बन रहे हैं, तो वो कहां की डोमेस्टिक इनकम होगी? हमें ऑब्वियसली पता है कि जो गुजरात है वो इंडिया का पार्ट है, तो इसीलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा। सिंपल। तो उसमें तो हमें कोई ज्यादा माइंड को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि जो कोरिया में इंडियन एम्बेसी है वहां पर, अब देखिए एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा। आपने अपने कंसेप्ट में क्लियर होना है कि इनकम वो किसी को भी हो, डजंट मैटर। वो इनकम किसी को भी हो, डजंट मैटर कहां पर हो रही है। एम्बेसी में अगर हो रही है तो वो जापानीज है, वो रशियन है, वो अमेरिकन है, वो कोरियन है, डजंट मैटर। एम्बेसी में है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है, या जहां की एम्बेसी है वहां की डोमेस्टिक इनकम है। वो इनकम हो किसे रही है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स, कहां पर हो रही है। वेयर इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपनिंग और अकरिंग। प्लेस इज इंपॉर्टेंट, नेशनैलिटी और पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये तो है डोमेस्टिक टेरिटरी वाला। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क regarding this domestic income?
एनीथिंग बेटा? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपकी, पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं है, चलिए। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब डोमेस्टिक इनकम से है। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के लिए दो कंसेप्ट होते हैं। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, दो बातें होती हैं, एक सिटीजन होता है, एक रेजिडेंट होता है। तो पहले हम सिटीजन के बारे में बात करेंगे। सिटीजन कौन होता है? सिटीजनशिप आप दो तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट, बाय बर्थ, और सेकंड बाय लॉ। ये दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं पंजाब में, हम सबको पता है। वी गोज टू कैनेडा नॉट एज ए सिटीजन बट एज ए रेजिडेंट, एज ए स्टूडेंट, then we fulfill certain law, certain conditions, and then we became citizen of Canada, कि वो हमारी PR हो गई है, परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं आप वहां के, ठीक है। अब रेजिडेंट कौन होता है बेटा? अब रेजिडेंट के लिए भी दो कंडीशन होती हैं। पहला, लिविंग सिंस 1 ईयर, आप पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली वहीं पर रिजाइड कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर है। इन सिंपल वर्ड्स क्या कहेंगे? आपका बिजनेस, आपकी जॉब उसी एरिया में है, उसी कंट्री में है जहां पर आप रिजाइड कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों एक नहीं, याद रखिएगा, आइदर और वाली कंडीशन नहीं है, एंड वाली कंडीशन है। आप वहीं पर रहते हैं, वहीं पर आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। If you are able to fulfill both of these conditions, then you will be considered a resident of that country. And resident जो होता है वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है। बहुत बार या जनरली many times you are not a citizen of a country, but you are a resident of a country. For example, when your 3 years visa of a student will expire, then what will you do? You will be granted a visa for 2 years. आप कनाडा में 3 साल की ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे या 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, जनरली 2 साल का डिप्लोमा आप करते हैं, उसके बाद आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है फॉर फर्दर 2 इयर्स। उन 2 इयर्स में क्या करते हैं? आप कनाडा में ही रहते हैं और कनाडा में ही जॉब करते हैं, तो यू आर ए रेजिडेंट ऑफ कनाडा, यू आर स्टिल नॉट अ सिटीजन ऑफ कनाडा। डिफरेंस समझिए, आप क्या हैं? आप रेजिडेंट हैं कनाडा के, और जब आप लॉ के साथ उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो आप सिटीजन बन जाएंगे कनाडा के। याद रखिए, इससे आप बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पढ़ने जाएंगे आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, यू आर नाइदर अ रेजिडेंट नॉर अ सिटीजन। After the completion of your studies, you will be given an extension of 1 year or 2 year of visa. You will instantly become a resident. रेजिडेंट के बाद आप 1 साल 2 साल वहां पर रहेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, अर्न करेंगे या उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, आप कैनेडियन सिटीजन बन जाएंगे। जनरली दैट इज द ड्रीम ऑफ मोस्ट ऑफ अस मींस स्टूडेंट्स, है ना।
तो दैट इज अच्छा। अब हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि वेदर यू आर अ रेजिडेंट और यू आर अ सिटीजन, आपकी जो भी इनकम है वो उस कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट कंसीडर होती है। याद रखिए, आप रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं, आपको जो भी इनकम अर्न हो रही है वो उस कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट कंसीडर की जाएगी। इसीलिए लिख देते हैं कैनेडियन यानी कि कनाडा का सिटीजन, अमेरिकन अमेरिका का सिटीजन, इंडियन इंडिया का सिटीजन। इसीलिए वो पूरी बात नहीं लिखते, सिर्फ इससे डिनोट कर देते हैं कि एक पर्सन है हु बिलोंग्स टू दैट कंट्री, एक बैंक है, एक फर्म है विच बिलोंग्स टू दैट कंट्री, और उसे इनकम हो रही है या तो उसी कंट्री में या किसी और कंट्री में, तो दैट विल डिफाइन के वेदर your income will be considered as domestic income और नेशनल इनकम। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का राउंड स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम ये पूछते हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां, सभी को दिखेगा। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, आसान, फिर उससे ज्यादा आसान लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? एन अमेरिकन वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, अमेरिकन है, एज ए कंसल्टेंट वर्किंग कर रहा है इंडियन एम्बेसी में, वाशिंगटन में। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। आई विल स्पीक। एन अमेरिकन वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन। अमेरिकन है, अमेरिका की इंडियन एम्बेसी में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है बेटा। तो अब हमने ये बताना है कि ये नेशनल इनकम किस कंट्री की हो जाएगी, यहां से जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम किस कंट्री की हो जाएगी। और शुरू करते हैं हम सरबजोत सिंह से। सरबजोत सिंह बेटा अनम्यूट करो अपना माइक। सरबजोत सिंह, वेदर यू आंसर करेक्ट और यू आंसर रॉन्ग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपने आंसर करना है, दैट इज द मेन थिंग। सरबजोत सिंह, चलिए और कौन आंसर करेगा? पल्ली का अनम्यूट करो बेटा। ये पल्ली का, it will be the है बेटा? it will be the national income of America. Why? So it will be a domestic income of India because it is an Indian embassy and it is located in America. वेरी गुड। तो इंडियन एम्बेसी है तो जो डोमेस्टिक इनकम है वो तो इंडिया की हो जाएगी। नेशनल इनकम किसकी हो जाएगी बेटा? अमेरिका। वाई? So it is located in America. तो लोकेशन से तो हमने डोमेस्टिक इनकम को कर लिया ना, नेशनल इनकम का लोकेशन से। आंसर आपका ठीक है, बस बट यू मस्ट नो द लॉजिक। चलिए, थैंक यू, वेरी गुड। द पॉइंट इज कि सही आंसर दिया है इसमें लड़की ने। डोमेस्टिक इनकम तो सबको दिख रहा है कि इंडियन एम्बेसी है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम हो गई। अब नेशनल इनकम के लिए हमने नेशनैलिटी को देखना है। नेशनैलिटी अमेरिकन, मैंने इसीलिए तो इसे अंडरलाइन किया है, अमेरिकन है तो नेशनल इनकम कहां की हो जाएगी बेटा? नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका। क्लियर? चलिए, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर रमेश वर्किंग एज ए
बैंक मैनेजर इन ऑस्ट्रेलियन बैंक इन मुंबई। बताइए, मिस्टर रमेश के नाम से कोई पर्सन है, देख लीजिए, मिस्टर रमेश, कुछ भी हो सकता है, मिस्टर एनीथिंग, इज वर्किंग एज ए बैंक मैनेजर इन ऑस्ट्रेलियन बैंक इन मुंबई। एक ऑस्ट्रेलियन बैंक है जो मुंबई में है, वहां पर मिस्टर रमेश जो है वो बैंक मैनेजर हैं। तो मिस्टर रमेश की जो इनकम है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी या नेशनल इनकम का पार्ट होगी, बताइए। वीनस से शुरुआत करते हैं। वीनस, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर उस बैंक मैनेजर की नेशनल इनकम होगी। किसकी नेशनल इनकम होगी? बैंक बिकॉज मैनेजर वो इंडियन है। नहीं, तो वो नेशनल इनकम इंडिया की होगी या ऑस्ट्रेलिया की बेटा? सर इंडिया, सर ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है। अरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा। मिस्टर रमेश हैं या सपोज कर लो मिस वीनस हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन बैंक की बैंक मैनेजर हैं, मुंबई में जॉब करती हैं। तो आपको जो इनकम होगी, आपको जो सैलरी मिलेगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नेशनल इनकम का पार्ट है? सर नेशनल इनकम का। वाई? सर बिकॉज बैंक ऑस्ट्रेलियन है तो इसलिए। बैंक ऑस्ट्रेलियन है बेटा। नेशनल इनकम के लिए नेशनैलिटी उस आदमी की देखनी है जिसे इनकम हो रही है। मिस्टर रमेश जो है वो बैंक मैनेजर हैं इंडिया के, तो वो इंडियन है ना, तो नेशनल इनकम इंडिया की हो जाएगी। और डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम बेटा सो वो ऑस्ट्रेलिया की। क्यों? बैंक ऑस्ट्रेलिया में है, बैंक तो मुंबई नहीं, तो वो तो इंडिया में है। हाँ, तो फिर सब वो डोमेस्टिक इनकम होगी और उसकी ऑस्ट्रेलिया की। अरे भाई, बैंक मुंबई में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन लिख दे। देखो, यही तो एग्जामिनर तुम्हारे माइंड के साथ करता है। उसने ऑस्ट्रेलियन लिख दिया वहां पे और बस तुम सीधे इंडिया से कहां पहुंच गए? मेलबोर्न, सिडनी। नहीं बेटा, ऑस्ट्रेलियन। गूगल कहां की कंपनी है? अमेरिका की। लेकिन जो गूगल की इंडियन सब्सिडरी है वो तो इंडियन है ना, तो ऑस्ट्रेलियन डजंट चेंजेस एनीथिंग। लोग, आपने अपने फंडामेंटल्स देखने हैं। जो पर्सन है मिस्टर रमेश इंडियन है, बैंक कहां पर है? इंडिया में है, तो ये इंडिया की ही नेशनल इनकम होगी, इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम होगी। आपने अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एम्बिगुअस बना दिया। आपने प्लेस देखना है, प्लेस से डोमेस्टिक इनकम डिसाइड करनी है। आपने नेशनैलिटी या पर्सन देखना है, उससे नेशनल इनकम डिसाइड करनी है। क्लियर? बस। अब उसके आगे उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? आवाज आ रही है बेटा मेरी? थैंक यू। चलिए, तो अब आपने सिर्फ अपने दोनों फंडामेंटल्स को मजबूत रखना है। नेशनैलिटी देखिए नेशनल इनकम के लिए, प्लेस देखिए डोमेस्टिक इनकम के लिए। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है इस बार, मैंने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया इसमें। ए चाइनीज इंजीनियर
वर्किंग इन गूगल इन यूएसए। सिंपल है, तो कौन बताएगा इसका आंसर? कोई भी बता सकता है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट लेट अस से दैट हम किससे पूछते हैं? महक से पूछते हैं। बताओ बेटा, महक अनम्यूट करो। हाँ बेटा। सर नेशनल इनकम यूएसए की होगी और डोमेस्टिक इनकम चाइना की होगी। वेरी गुड बेटा, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। वेरी गुड, सही आंसर किया है आप। चलिए, अभी अगर किसी ने कुछ पूछना है तो अपनी बुक में देख लीजिए। एनीथिंग विच इज स्टिल नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क। एक क्वेश्चन आया है यहां पर, मैं वो भी पढ़ देता हूं, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इनकम ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैंक डज नॉट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। बेटा देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ना एक पर्टिकुलर जगह के वजह से फेमस हो जाती हैं। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जस्ट फॉर अ मिनट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। कि बहुत सी जो चीजें होती हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ फेमस हो जाती हैं, लेकिन जब आप इन रियलिटी देखते हैं तो वो क्या करते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे गूगल लिखा, अब गूगल जो है वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन वो क्या करती है, या एक पर्टिकुलर बिजनेस बिहेवियर क्या होता है बेटा, कि ये जो कंपनीज होती हैं जिन्हें हम एमएनसी बोलते हैं, ये जिस कंट्री में जाते हैं वहीं पर अपनी सब्सिडरी ओपन कर लेते हैं, और उसका सिर्फ प्रॉफिट पेरेंट कंपनी को जाता है और कुछ भी पेरेंट कंपनी को नहीं जाता है। फिलहाल अपने डिस्कशन के लिए आप इतना ही सिर्फ समझ के रखिए, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन एक जनरल सेंस के लिए वो लोग क्या करते हैं, गूगल इंडिया, गूगल यूएसए की जो कंपनी है उसका जो गूगल में ऑपरेशन है वो गूगल इंडिया है। अभी आप देखिए, एक हफ्ते पहले एक केस चल रहा था फेसबुक पे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज चैनल देखते हो, आई होप के सभी देखते होंगे डेफिनेटली, तो फेसबुक इंडिया पर एक केस चल रहा है। वो फेसबुक पे नहीं चल रहा है जो अमेरिका में है, वो उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है उस पर चल रहा है बेटा। तो वो जो केस चलेगा वो अमेरिका पे, अमेरिकन कंपनी पे नहीं चलेगा, वो उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है, सब्सिडरी तो समझते होंगे आप, अकाउंट्स पढ़ते हैं, फेसबुक इंडिया पर वो केस चलेगा। हालांकि चलेगा नहीं चलेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो उन्होंने केस किया है वो फेसबुक इंडिया पर किया है, फेसबुक पर नहीं किया है। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ सिंपल आंसर। चलिए, एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? कुछ और पूछेंगे आप रिगार्डिंग दिस डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम? चलिए, नाउ लेट अस कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। और जरा इसे ध्यान से समझिए। हमने एक, सबसे पहले जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, हमने एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, जीडीपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ये आपको याद होगा। अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस करना है। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था वहां पर, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल्स टू डेप्थ। ये हमने किया भी था जब एक्सपेंडिचर मेथड वाले क्वेश्चन किए थे, तो डेप्थ नहीं दिया होता था, तो हम डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करते थे, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मींस ग्रॉस माइनस नेट। अगर ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। याद रखिए बात, मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछना है सभी से। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल्स टू नेशनल, या डोमेस्टिक माइनस नेशनल
इज इक्वल्स टू NFIA। इसे कैसे लिख सकते हैं? MP माइनस NIT इज इक्वल्स टू FC, या ये 3 इक्वेशन लिख दी मैंने, देख लीजिएगा। ये अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए तीनों इक्वेशन बेटा। आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी लेकर बैठा करें, ताकि if I ask something you can write that or you can just do your calculations as well। ये देखिए बेटा, ये ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल्स टू डेट, डोमेस्टिक माइनस नेशनल इज इक्वल्स टू NFIA, और NP माइनस FC इज इक्वल्स टू NIT। चलिए, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इज इट पॉसिबल दैट डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम? यस और नो? इज इट पॉसिबल कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इक्वल हो जाए? यस या नो में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। सिर्फ जल्दी से टाइप कीजिए, एक ही आंसर आया अभी मेरे पास, सबने टाइप करना है। इज इट पॉसिबल कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम एक दूसरे के इक्वल हो जाए? जल्दी टाइप करो भाई। अभी देखो कितने सारे बच्चों के आंसर मुझे नहीं मिले, देने वाले स्टार्ट टेकिंग नेम्स, वो अच्छा नहीं लगता फिर। कितने सारे बच्चों ने अभी टाइप नहीं किया? बेटा टाइप करना है आपने। टाइप करने के भी कोई इतना ज्यादा कोई पैसे लग रहे हैं टाइप करने के? कितने कितने व्हाट्सएप के मैसेज हम एक सांस में टाइप कर जाते हैं। हाउ फास्ट वी आर ऑन इंस्टा। चलिए, तो जिन बच्चों ने नो आंसर दिया है उनका आंसर गलत है। यस, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। अब आपने बताना है व्हेन या हाउ, बता दीजिए। व्हेन को छोड़िए, हाउ इज दैट पॉसिबल कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एक दूसरे के इक्वल हो जाएं? कैसे होगा ये बताइए जरा। यस वालों ने आंसर करना है अब यस वालों ने आंसर करना है, आप सभी ने आंसर करना है। वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, यहां से आपको इसका हिंट मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। आज कोई मजाक नहीं होगी, इसलिए ऐसे ऐसे आंसर ना लिखिए जिन्हें देख के मुझे हंसी आ जाए। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। बेटा जब NFIA 0 हो जाएगा, when NFIA is 0, जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 कब होगा? इधर देखिए, ये दोनों इनकम एक दूसरे के इक्वल कब होंगी? देखिए, ये दोनों इनकम एक दूसरे के इक्वल कब होंगी? या 0 कब होगा? सपोज कर लीजिए 100 माइनस 100 0, 200 माइनस 200 0। तो इसका मतलब क्या है? जब NFIA 0 कब आएगा? जब NFIA 0 होगा तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगी। कुछ बच्चों ने लिखा है इन्हें क्लोज्ड इकोनॉमी, वो भी ठीक है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन हमने यहाँ NFIA के टर्म में आंसर, NFIA के रेफरेंस में आंसर करना था। इफ NFIA is 0, that means
डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब ये तो सिंपल था, इसे सिंपल आंसर या सिंपल क्वेश्चन मान के चले। अब इसका एग्जामिनर ने कैसे घुमा देना है इसी आंसर को और कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर देना है। व्हेन इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो NFIA कितना हो जाएगा? NFIA 0 होता है ना, NFIA 0 कब होगा? व्हेन टू अब्रॉड माइनस फ्रॉम अब्रॉड। अब ये 100 है, ये भी 100 है, 0 हो जाएगा। तो एग्जामिनर इस बात को और ज्यादा कैसे हाई ऑर्डर थिंकिंग में बना देगा। लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए सभी बेटा। इफ कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, यही आपके 98, 99 और 100 तक लेकर जाएंगे। बाकी तो आप सबने मेहनत से 8-10 घंटे की पढ़ाई तो आपकी चली रही है, वो तो डेली। इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों इक्वल है, कॉमा देन NFIA is 0, then NFIA is 0, which leads to the situation in which domestic income is equal to national income, in which domestic income national income when factor income from abroad is equal to factor income to abroad, which makes NFIA 0 and domestic income becomes equal to national income. ठीक है बेटा, चलिए आज सिर्फ इतना ही रखना है हमने। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। कल हम इसी को आगे लेके चलेंगे और हमने ऐसे ही सभी वेरिएबल्स को, सभी फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करना है। जहां पर हमें लगेगा कि जरूरत है उसे हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड दीज माइनर थिंग्स विल इंक्रीज योर मार्क्स बाय 5 to 10 मार्क्स आफ्टर दिस रिवीजन इज ओवर। कुछ पूछना है किसी ने? चलिए देन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।